नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के बीकानेर पहुंचे तो पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई। पीएम मोदी ने कहा कि 22 अप्रैल का बदला 22 मिनट के आतंक के ठिकानों को निशाना बनाकर ले लिया गया। पीएम मोदी ने पाकिस्तान से आतंक की कीमत पर बातचीत नहीं चलने की बात कही तो भविष्य में भी आतंक को करारा जवाब देने की बात को दोहराया। राजस्थान की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या भरी हुंकार, करेंगे इस खबर पर विस्तार से चर्चा। इसके अलावा भी दिखाएंगे देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। बीकानेर में पाकिस्तान पर गरजे पीएम मोदी, कहा मोदी की नसों में खून नहीं, गर्म सिंदूर बह रहा। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए 22 तारीख का बदला 22 मिनट में लिया। जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया। आतंकवाद पर भी पीएम की दो टूक, कहा पाकिस्तान के साथ ना ट्रेड होगा ना टॉक, सिर्फ होगी पीओके की बात। अगर पाकिस्तान ने आतंकियों को एक्सपोर्ट करना जारी रखा तो वो पाई पाई के लिए मोहताज होगा। पीएम मोदी ने राजस्थान के बीकानेर में 26,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। 103 अमृत स्टेशनों का हुआ उद्घाटन। कहा 11 वर्षों के आधुनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए अभूतपूर्व गति से हुआ है काम। विदेशों में पाकिस्तान की पोल खोलने में जुटे हमारे प्रतिनिधि मंडल। जापान और यूएई में तमाम मंत्रियों और अधिकारियों के सामने रखे पाक प्रायोजित आतंकवाद के सबूत। डीएमके सांसद कनिमोझी के नेतृत्व वाला प्रतिनिधि मंडल पहुंच रहा है रूस। नए वक्फ कानून के अमल पर अंतरिम रोक की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी। कोर्ट ने अपना आदेश रखा सुरक्षित। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कानून पर रोक की मांग का कोई आधार नहीं। रक्षा अलंकरण समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया शौर्य और वीरता का सम्मान। 33 लोगों को शौर्य और 6 लोगों को कीर्ति चक्र से किया सम्मानित। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत तमाम विशिष्ट अतिथि रहे मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बीकानेर में पाकिस्तान और उसके संरक्षण में पल रहे आतंकवाद पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि भारत हर आतंकवादी हमले के लिए पाकिस्तान को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान कभी भी भारत के खिलाफ सीधे युद्ध में नहीं जीत सकता, इसलिए उसने भारत के खिलाफ आतंकवाद को हथियार बनाया हुआ है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि 22 अप्रैल का बदला 22 मिनट में लिया गया है। उन्होंने कहा कि दुनिया और देश के दुश्मनों को भी देखा है कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो उसका नतीजा क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ तबाही। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया, जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। देशवासियों से कहता हूं, जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया है। पहले घर में घुसकर किया था वार, अब सीधा सीने पर किया प्रहार है। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। मोदी की नसों में लहू नहीं, गर्म सिंदूर बह रहा है। राजस्थान की वीर धरा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर ऐसा घेरा कि देखते ही देखते माहौल पूरी तरह से भारत माता के जयघोष से गूंज उठा। ये भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
प्रधानमंत्री ने सख्त लहजे में कहा कि भारत में हर आतंकवादी हमले के लिए पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब भारत ने दो टूक साफ कर दिया है, हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और ये कीमत पाकिस्तान की सेना चुकाएगी, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चुकाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अब भारत पाकिस्तान के साथ कोई व्यापार या बातचीत नहीं करेगा। यदि कोई बात होगी तो वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर होगी। पीएम ने ऑपरेशन सिंदूर के 3 सिद्धांतों का उल्लेख किया। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद से निपटने के 3 सूत्र तय कर दिए हैं। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। समय हमारी सेनाएं तय करेगी, तरीका भी हमारी सेनाएं तय करेगी और शर्तें भी हमारी होगी। दूसरा, एटम बम की गीदड़ बत्तियों से भारत डरने वाला नहीं है। और तीसरा, हम आतंक के आकाओं और आतंकी सरपरस्त सरकार को अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें एक ही मानेंगे। पाकिस्तान का ये स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर वाला खेल अब नहीं चलेगा। पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 22 तारीख को हुए हमले के जवाब में देश की सेनाओं ने 22 मिनट में आतंकवादियों के 9 सबसे बड़े छुपने के ठिकानों को नष्ट कर दिया। पीएम ने कहा कि दुनिया और देश के दुश्मनों ने भी देखा कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। ब्यूरो इनपुट के साथ विशाल बैरिस्टो की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो प्रधानमंत्री की राजस्थान की धरती से हुंकार, किस तरीके से सीधा दो टूक जवाब दिया है पाकिस्तान को, इसी विषय पर हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष ऑपरेशन सिंदूर, आतंक के खात्मे का नया स्वरूप। ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खात्मे का नया स्वरूप, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया कैसे भारत अब आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को जमीन पर उतार रहा है। इस विषय पर बात करने के लिए दो खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। उनका परिचय आपसे कराते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी, जो कि पूर्व डीजी है इन्फेंट्री के और रक्षा मामलों के विशेषज्ञ। सर, बहुत स्वागत दूरदर्शन न्यूज पे। इसके अलावा दूसरे खास मेहमान प्रफुल्ल केतकर जी हैं, संपादक ऑर्गेनाइजर के, वरिष्ठ पत्रकार। प्रफुल्ल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जनरल कुलकर्णी, सवाल यही कि प्रधानमंत्री ने तमाम बातों से स्पष्ट कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर के समय क्या कुछ हुआ था। तमाम नापाक कोशिशें धरी की धरी रह गईं और हमारे प्रयास से उनके एयरबेस आईसीयू में पड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये स्पष्ट है और कड़ा संदेश भी पहुंच गया होगा सीमा पार। नरेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहूंगा कि कोई शक नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान ने नहीं, पूरे विश्व ने देख लिया कि भारत जो कहता है वो करता है और आतंक के बारे में भारत के दिल में कोई शक नहीं है। आतंक के लिए जीरो टॉलरेंस है, वो कहीं पर भी पल के उसका बर्बाद किया जाएगा। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री का जिस जोश गर्मी से वहां के लोगों ने राजस्थान में जिस प्रकार से नारे लग रहे थे, वो साफ दर्शाता है कि प्रधानमंत्री उनकी बात कह रहे थे। और जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके बदन में खून नहीं सिंदूर बहता है, इतनी गर्म और जोश जो उन्होंने दिलाया है, वाकई इस बात को दर्शाता है कि आतंक और खासकर वो आतंक और उनके आका जो कहीं पर भी हो, जैसे उन्होंने साफ कहा, कोई स्टेट एक्टर नहीं, कोई नॉन स्टेट एक्टर नहीं है। आतंक अगर पाकिस्तान से पलटता है तो उसका जो भी सोर्स है आतंक का, उसको बर्बाद किया जाएगा और हर आतंक का हमला आज के बाद उसका जवाब दिया जाएगा। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर स्थगित नहीं किया गया है, सिर्फ उसके आज के मित्र रोक लगा दी गई है। अगर इसका उल्लंघन पाकिस्तान करता है या कहीं से आतंक आता है तो उसका जवाब दिया जाएगा।
मुझे लगता है इससे क्लियर जो मैसेजिंग है, जो रेड लाइन्स है, वो क्लियर हो गई है। पाकिस्तान को भी इस बात का एहसास हो गया है कि वाकई अब मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान हिम्मत करेगा। अगर करेगा तो पाकिस्तान जानता है उसके जवाब क्या होगा। और ऐसा जैसे उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, 1:05 पे जिस प्रकार से जो कार्रवाई शुरू हुई जी 1:30 बजे से पहले रात को खत्म हो गई, यानी कि 9 के 9 आतंकी घर बर्बाद, मसूद अजहर उसका परिवार बर्बाद, 100 आतंकी बर्बाद, और मसूद अजहर गड़गड़ाहट नहीं मर गया। जी। इसके बाद जो पाकिस्तान की फौज ने किया, स्टेट फ्यूनरल लेकर के साफ साबित हो गया कि आतंकी और पाकिस्तान की फौज में कोई अंतर नहीं है, दोनों मिली भगत है, और इसलिए उनका खात्मा उतना ही जरूरी है जितना इन आतंकियों बिल्कुल, का और है। शायद वो संदेश भी प्रधानमंत्री के संबोधन में साफ तौर पे दिखाई पड़ा, जो बात आप कर रहे हैं जनरल कुलकर्णी। प्रफुल्ल केतकर जी, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो संदेश था वो उतना ही सख्त था जितना सख्त ऑपरेशन सिंदूर का प्रहार था, और आज उनकी बॉडी लैंग्वेज, राजस्थान की जमीन से, वो भी बीकानेर से, ये संदेश देना कितने बड़े तरीके से इसको समझा जा सकता है और क्या बड़ी बातें आप देखते हैं प्रफुल्ल जी? सबसे पहले तो राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र जो ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान के नापाक इरादों के एक तरीके से टारगेट पर था, और वहां के लोगों ने भी, चाहे आर्मी का साथ देकर हो, चाहे ब्लैकआउट फॉलो करके हो, चाहे वो अलग अलग तरीके से अपनी भूमिका उसमें निभाई। उस लास्ट पोस्ट के पास जाकर प्रधानमंत्री ने लोगों के साथ सीधा संवाद करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज था। और जो उन्होंने कहा कि जब सिंदूर जो होता है वो गन पाउडर बन जाता है तो क्या होता है, ये विश्व ने देखा है, ये पाकिस्तान ने देखा है। मुझे लगता है कि भावनिक संदेश, एक राष्ट्र का जो एक कलेक्टिव रिजॉल्व इस ऑपरेशन सिंदूर में दिखा, जिसमें हमने 2-3 महत्वपूर्ण बातें हासिल की। एक, हमने हमारे तीनों सेनाओं का जो इंटीग्रेशन की प्रोसेस है सीडीएस बनने के बाद, उसका एक हमने उनका जिस सेना पर हमको गर्व भी है, और उनका एक इंटीग्रेटेड अप्रोच, और जब इंटीग्रेटेड एक्शन होता है तो क्या होता है वो हमने देखा। दूसरा, हमने भारत के जो बने हुए हमारे जो हथियार है, भारत में बने हुए इंडिजिनस टेक्नोलॉजी के हथियार, और टेक्नोलॉजी का उन हथियारों के साथ इंटीग्रेशन होता है तो क्या होता है, वो प्रिसीजन स्ट्राइक के रूप में भी देखा, और पाकिस्तान के ड्रोन के सारे हमलों को विफल करा के भी देखा। और उसके साथ साथ भारत में जो सारे पाकिस्तान के मंसूबे थे, चाहे वो धर्म पूछकर पहलगाम में मारने के हो, चाहे वो अमृतसर के हमारे हरमंदिर साहब में, अमृतसर के गोल्डन टेम्पल पर, स्वर्ण मंदिर पर हमला करने की साजिश हो, सारे मंसूबे भारत के नागरिकों ने नकार दिए। ये तीनों रिजॉल्व आज प्रधानमंत्री के भाषण में स्पष्ट दिखाई दिए कि भारत जब कोई ऐसा हमला होता है और भावनिक दृष्टि से भारत को विभाजित करने का कोई प्रयास करता है, तो भारत उल्टा और संगठित होकर उसका सामना भी करता है और उसका प्रत्युत्तर भी देता है। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री ने न्यू नॉर्मल का जो एक संदेश दिया, और खासतौर से 3 बातों का वो जिक्र करते हैं कि साहब, आतंक और सरकार को जो है वो उसको अलग करके नहीं देखा जाएगा, और हम किसी प्रकार की जो परमाणु हमले की धमकी है उससे डरने वाले नहीं हैं, और आतंक का हर तरीके से मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ये संदेश एक बार फिर से राजस्थान की जमीन से सीमा पार पहुंचा होगा ना, कि अब कोई हिमाकत तो कम से कम करने से पहले लाख बार सोचेगा कोई भी पाकिस्तान की तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल, कोई शक ही नहीं है। आप देखिएगा जिस प्रकार से जो गड़गड़ाहट और जो हलचल पाकिस्तान के बीच में देखने को मिल रही है, वो साफ दर्शाती है। यूं ही नहीं, उनका जो DGISR है, रात के 2:30 बजे एड्रेस कर रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये क्या दर्शाता है? एक गड़गड़ाहट, और जो बिल्कुल हिल गया पाकिस्तान, और पाकिस्तान ने सोचा ना था कि इस तरीके से भारत हमला करेगा, इस तरीके से। और बताने के बाद
आप समझ सकते हैं कि किसी देश के ऊपर जब देश कर रहा है उसके सिर्फ आतंकी दलों को मारा जाता है जी, और उसके बाद जिस प्रकार से वो रिटेलिएट करता है और उस रिटेलिएशन के बाद जब उनके 11 एयर बेसेस ध्वस्त होते हैं, रेडार स्टेशन ध्वस्त होते हैं, इनसे कम्युनिकेशन सेंटर ध्वस्त होते हैं, पाकिस्तान इधर उधर पूरे विश्व में दौड़ फिर 3:30 बजे दोपहर में उनके डीजीएमओ अपने डीजीएमओ से बात कर रहे हैं कि भाई किसी प्रकार से रोको, हम तो घुटने फेंक दिए। ऐसी हालत जो देखने को मिलती है, अब पाकिस्तान को शायद एहसास हुआ होगा। तो मुझे इस बात का लगता है कि किस प्रकार से पाकिस्तान के साथ खड़े तुर्की और चीन, उन्हें भी शायद इस बात का एहसास होगा कि उन्होंने गलत देश का साथ दिया, उन्होंने ऐसे देश का साथ दिया जो आतंक का साथ दे रहा है। और पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान में जो आतंकी है ये इनके मुखौटे हैं और इनमें कोई फर्क है ही नहीं कि पाकिस्तान की फौज कहने के लिए तो 5.5 लाख है, लेकिन उस सारे के सारे आतंकी और उनके जो जिहादी फील्ड मार्शल जो बन रहे हैं, वो सारे के सारे उनमें जो मानसिकता है वो एक आतंकी मानसिकता है और उसको बर्बाद करना बहुत जरूरी है। और इसमें पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा दिखा, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और बार बार ये संदेश देना, आतंक करोगे तो उसका जवाब जरूर दूंगा, इससे कोई शक नहीं है। अगर पाकिस्तान ये सोचता है कि उसके पास एटम बम है तो ये न्यूक्लियर ब्लास्ट में बर्बाद हो जाएगा, इसको नहीं छोड़ेंगे। स्टेट एक्टर्स, 10 स्टेट एक्टर्स कोई कुछ नहीं है, उनको भी बर्बाद करके छोड़ेंगे। और यही नहीं, बात होगी तो सिर्फ योग के ऊपर होगी। अगर ट्रेड एंड ये अपना जो टॉक्स है या आपका टूरिज्म है या आपका ट्रेड है, जो कुछ भी है, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप आतंक करेंगे तो कोई बातचीत नहीं होगी। मुझे लगता है इससे क्लियर मैसेज क्या हो सकता है, बिल्कुल स्पष्ट जी, और बिल्कुल एक स्पष्ट संदेश दिखाई पड़ा। प्रफुल्ल जी, ना ट्रेड होगा ना टॉक होगी, सिर्फ पीओके पे बात होगी, ये भी एक बार फिर से भारत ने स्पष्ट कर दिया। पाकिस्तान को तो अपने उस हिस्से की चिंता सता रही होगी, हालांकि वो उसका हिस्सा नहीं है, भारत का कश्मीर का हिस्सा है जो उसने अनाधिकृत तौर पे कब्जा किया हुआ है। तो चिंता तो पाकिस्तान की बढ़ने लगी होगी ना, लगातार भारत अब ये कह रहा है तो उसकी दिक्कतें तो बढ़ने वाली हैं। बिल्कुल, देखिए ऐसा है, पाकिस्तान को केवल उतनी ही चिंता नहीं है। पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर गिलगित बाल्टिस्तान को लेकर तो पाकिस्तान को चिंता होगी, जो बचा हुआ पाकिस्तान है उसका भी क्या होगा। कल हमने देखा सिंध में क्या हुआ, बलूचिस्तान में लगातार क्या हो रहा है। तो ऐसे में पाकिस्तान की आइडिया आर्येंद्र सीधे सीधे केवल भारत विरोध पर टिकी हुई है। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने जो कहा कि अब आतंक करने वाले और आतंक के आकाओं को हम अलग अलग करके नहीं देखेंगे। पाकिस्तान की मूल विचारधारा आतंक को एक तरीके से पनपने की है, आतंक को सहारा देने की, आतंक को प्रमोट करने की है। और इस वजह से इस मूल विचार पर भारत ने आघात किया है। रावलपिंडी पर, भावलपुर पर हमला होना ये सीधी बात नहीं थी। इसीलिए प्रधानमंत्री ने जो कहा कि हमने केवल सीमा नहीं पार की है, हमने सीने पर वार किया है। और वो सीने पर वार लगा है, ये पाकिस्तान के अंदर की खबरें भी बताती है और उन्होंने जो टेंडर इशू किए हैं रिपेयरिंग के लिए वो भी बताते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है अरिंदर कि ये हमारा जो एक न्यू नॉर्मल, हमने एक तरीके से हमारा वॉर डॉक्ट्रिन डिफाइन किया है कि कोई भी टेरर एक्ट ये भारत के खिलाफ युद्ध माना जाएगा। एक तरह से हमने स्पष्टता भी की है, लेकिन दूसरी तरफ हमने एम्बिग्युइटी भी रखी है। और वो एम्बिग्युइटी में हम तय करेंगे कि किसको हम युद्ध मानेंगे, और वो हम अभी पाकिस्तान को तय करने नहीं देंगे कि किसको घुसपैठ कहना है, किसको युद्ध कहना है, किसको कबीलिए कहना है, किसको वर्दी में और किसको बिना वर्दी वाले कहना है, किसको आतंकवादी कहना, वो हम तय करेंगे कि ये युद्ध है या नहीं युद्ध है। इसलिए अब बैटन हमारे हाथ में है। जब भी इस तरह की हिम्मत पाकिस्तान करेगा तो उत्तर देने की क्षमता हम में है, ये हमने दिखा दिया है। और इसके आगे प्रयास होंगे तो उसके लिए भी तैयारी रखी है, ये भी बता दिया। बिल्कुल, अगर वार करोगे तो बहुत घातक प्रत्याहार एक तरीके से देखने को मिलेगा, ये संदेश साफ है। जनरल कुलकर्णी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने आज इस बात को एक बार फिर से कहा है कि भारत के हिस्से का एक बूंद पानी भी जाने नहीं देंगे। सिंधु जल समझौते को जो निलंबित करने का भारत सरकार का फैसला है, ये भी बहुत मुश्किलें पैदा करने वाला है और उसके आसार दिखाई पड़ने लगे। जो बात अभी प्रफुल्ल जी कह रहे थे, साहब सिंध में पानी को लेकर आग लगी हुई है, वहां के लोग सड़कों पे हैं।
कोई शक ही नहीं है कि जिस प्रकार से इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर के सारे लोग कहते थे पानी को रोक नहीं सकते, पानी से क्या होएगा, पानी को रोकना नहीं, पानी कब छोड़ेंगे और कब बंद करेंगे अब जब आपके हाथ में है तो आप समझ सकते हैं कि वहां पे बिल्कुल लाले पड़े हुए हैं। उनको यह नहीं मालूम चल रहा है कि बाढ़ कब आएगी और सूखा कब होगा। और पूरा का पूरा इलाका वहां से तकरीबन 70% वहां का जो अन्न उत्पादन है वहां से होता है इंडस वाटर में। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान को इसका कितना जबरदस्त नुकसान होने वाला है। अगर पाकिस्तान आतंक का सहारा लेगा तो खून और ये जो आतंक है ये साथ में नहीं रह सकता है। अगर उनको पानी चाहिए तो आतंक छोड़ना पड़ेगा, ये साफ मैसेज है। और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान सुधरेगा। अगर पाकिस्तान सुधरता नहीं है तो पाकिस्तान फिर टूटने की तादाद पर खड़ा है और वहां पे जो पानी के बिना भी मारे जाएंगे और आतंक में से भी मारे जाएंगे। तो बहुत सख्त और बहुत ऐसा वक्त पाकिस्तान का आने वाला है कि मुझे नहीं लगता है उसको कोई देश बचा सकता है। और जो लो कॉस्ट ऑप्शन था वो सोच रहे थे कि शायद लो कॉस्ट ऑप्शन है ये आतंक, अब इस बार जब उनको साथ चला हुए कि IMF ने इसे दिया है और उसके ऊपर भी शर्तें रखी है, तो इतना आसान नहीं है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बिगड़ने वाली है। पाकिस्तान की सोच अगर बदली नहीं होती है ना पानी मिलेगा और आर्थिक स्थिति भी बिगड़ती रहेगी। बिल्कुल, आर्थिक स्थिति भी बिगड़ेगी। और शायद इसीलिए प्रफुल्ल जी, शायद इसीलिए प्रधानमंत्री कहते हैं कि अगर आतंकवाद की फिर से हिम्मत दिखाओगे उसका जो जवाब मिलेगा ना, पाई पाई के लिए पाकिस्तान मोहताज हो जाएगा। तो एक आर्थिक मोर्चे पर किस प्रकार से चोट होने वाली है उसका भी एक कड़ा संदेश दिखाई पड़ा आज प्रधानमंत्री की बातों में। देखिए ऐसा है आर्येंद्र, एक सब तरीके से पाकिस्तान धीरे धीरे घिर जाएगा। पाकिस्तान बेसिकली आतंकवाद अपने आप को रिलेवेंट बनाए रखने के लिए आगे बढ़ाता है। वो कभी वो अफगानिस्तान के मोर्चे पर, कभी ईरान के मोर्चे पर, कभी भारत के मोर्चे पर। तो ये पाकिस्तान को सारे वैश्विक परिदृश्य में रिलेवेंट रहने के लिए एक ही तरीका आता है और वो है आतंकवाद। और इसलिए मुझे लगता है कि अभी जो हमने नीति तय की है और उसके अनुसार यदि हम कृति करते हैं तो उसके आधार पर होगा क्या, तो पाकिस्तान को वैश्विक तौर पर, जैसे अभी IMF ने एक बेल आउट पैकेज तो घोषित कर दिया, लेकिन उसकी शर्तें इतनी कठोर कर दी है क्योंकि IMF का पैसा मिलेगा और वो मसूद अजहर की फैमिली को और उसके मदरसे को फिर से बनाने के लिए खर्च होगा। ऐसा तो चलेगा नहीं। जो जिसके लिए दिया हुआ है और जिस कंडीशंस पर दिया है उसी के लिए उसका पैसा यूज होना है जी। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली कितना भी अपने एक दोस्त के भरोसे कूदने का प्रयास करे, सच्चाई यह है कि पाकिस्तान एक्सपोज हो चुका है। और धीरे धीरे यदि हम हमारी यही नीति पर आगे चलते हैं तो पाकिस्तान वैश्विक परिदृश्य में अलग थलग भी पड़ जाएगा। और आर्थिक स्थिति पाकिस्तान की अंदरूनी इतनी कमजोर है कि IMF से कर्जा लिए बिना, चीन से लोन लिए बिना पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बहुत दिनों तक नहीं चल सकती। और ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से नुकसान उनको हुआ है उसकी भरपाई करने में ही पाकिस्तान की जान निकल जाएगी। और ये जो इंटरनल स्ट्राइक चल रहा है, चाहे वो फाटा में हो, चाहे वो सिंध में हो, चाहे वो बलूचिस्तान में हो, तो ऐसे में पाकिस्तानी मिलिट्री और उनकी इनएफिशिएंसी ये और एक्सपोज होगी। अपने आप को कोई फील्ड मार्शल घोषित कर देने से फील्ड मार्शल नहीं होता है जी। वो फील्ड मार्शल मुनीर बन गए हैं क्योंकि वो फेल्ड आर्मी को ही लीड कर रहे हैं, जो आर्मी कभी जीती ही नहीं। बहुत सही, कैसे फील्ड मार्शल हो सकते हैं? बहुत सही शब्द, शायद जनरल कुलकर्णी उसके बारे में ज्यादा बोल सकते हैं, लेकिन मुझे तो सही में मतलब ऐसा भी एक निर्णय होता है कि हारी हुई युद्ध के बाद कोई अपने आप को फील्ड मार्शल, तो ये पाकिस्तान का दिवालियापन बौद्धिक स्तर पर भी और आर्थिक स्तर पर भी, दोनों स्तर पर दिखाता है। बहुत सही और अच्छे शब्द का इस्तेमाल किया कि फील्ड मार्शल है या फील्ड मार्शल है, ये तय करना होगा पाकिस्तान की आवाम को भी। लेकिन बाकी दुनिया में भारत को तो ये पता है कि साहब हार के बाद आप जश्न मना रहे हैं और स्वयं की पीठ ठोक रहे हैं, तो आप किस स्थिति में पहुंच गए। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस विषय पर विस्तार से जुड़ने के लिए। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको खबर दिखाएंगे कि प्रधानमंत्री ने किस तरह से दिया आज अमृत स्टेशनों का देश भर को तोहफा, कितनी थी संख्या, इस खबर पे होगी विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद।
सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। और अगर आपके आटे को भी मिले तो गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो है ना। आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट, पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के बीकानेर पहुंचे तो हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की उन्होंने सौगात दी। पीएम मोदी ने देश के अलग अलग राज्यों के कुल 103 रेलवे स्टेशनों को पुनर्विकसित करने के बाद उनका फिर से शुभारंभ किया। इन स्टेशनों का अमृत भारत स्टेशन के तहत विकास किया गया है। पीएम मोदी ने राजस्थान की 26,000 करोड़ रुपए की अधिक से विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास भी किया। पीएम मोदी ने बीकानेर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन को भी आज हरी झंडी दिखाई। विकसित भारत की यात्रा को नई गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को 103 अमृत भारत स्टेशनों का उपहार दिया। विरासत भी विकास भी की भावना को दर्शाने वाली ये स्टेशन न केवल आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं, बल्कि इनमें स्थानीय सांस्कृतिक विरासत को भी प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया है। राजस्थान के बीकानेर से पीएम की ये पहल उपहारों के इस सिलसिले की अभी पहली कड़ी है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1300 से ज्यादा स्टेशन पुनर्विकसित किए जाने हैं, जिनमें इन 103 स्टेशनों का आधुनिकीकरण पूरा हो गया है। अन्य स्टेशन भी जल्द ही पुनर्विकसित कर लिए जाएंगे। इन रेलवे स्टेशनों का पहले क्या हाल था और अब कैसे इनकी तस्वीर बदल गई है। साथियों, विकास भी विरासत भी, इस मंत्र का इन अमृत भारत रेलवे स्टेशनों पर उसका नजारा साफ साफ दिखाई देता है। पीएम ने बीकानेर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राजस्थान को विकास परियोजनाओं का तोहफा देते हुए पीएम ने 26,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। पीएम ने राज्य में बुनियादी ढांचा विकास संबंधी राजस्थान सरकार की 25 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का भी शुभारंभ और शिलान्यास किया। इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो काम हो रहा है
उसका हमारे राजस्थान को भी बड़ा लाभ मिल रहा है। आज राजस्थान के गांव-गांव में अच्छी सड़कें बन रही हैं। बॉर्डर के इलाकों में भी शानदार सड़कें बन रही हैं। इसके लिए बीते 11 साल में अकेले राजस्थान में करीब 70,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों बड़ी विकास परियोजनाओं की शुरुआत राज्य के विकास के लिए डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाती है। पीएम ने अपने संबोधन में रेखांकित किया कि इंफ्रा विकास में केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा अभूतपूर्व निवेश न केवल आर्थिक विकास को गति दे रहा है, बल्कि रोजगार के अवसर भी पैदा हो रहे हैं। लगातार केंद्र सरकार न केवल भारतीय रेल को विकसित कर रही है, अपितु अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट यानी आधारभूत संरचना के विकास में भी एक मील के पत्थर के रूप में लगातार काम करती नजर आ रही है। गुरुवार को राजस्थान पहुंचते ही प्रधानमंत्री सबसे पहले बीकानेर में करणी माता के दर्शन करने गए। पीएम ने वहां पूजा अर्चना भी की। लक्ष्य आर्य और विशाल बैरिस्टो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक उस पार वापस आएंगे तो खबर इस बात की कि पाकिस्तान की पोल खोलने पहुंचा भारतीय प्रतिनिधिमंडल तमाम विदेश दौरों पर। कहां पहुंचा ये दल, क्या हुई है बात, खबर पे होगी विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। जीरा से प्यास बुझाएं, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। और अगर आपके आटे को भी मिले तो गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो है ना। आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट, पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. आज मक्खी खाने का बहुत मन था, पर बीच में आ गए घोष बाबू। बोले आज तक एक भी मक्खी नहीं मारा है, पर एक दिन किस्मत ने उन्हें बड़ी जोर से कसकर मारी। जब 1,60,000 का बिल आया, बोले शाबाश। हेलो रंजन, क्लेम भी अप्रूव हो गया। ताड़ाताड़ी कार इंश्योरेंस लेना महंगा नहीं होता है, नहीं लेना महंगा पड़ सकता है। वाह घोष बाबू, अच्छा किया मोटर इंश्योरेंस लिया। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। और ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़े उससे पहले नजर डालते हैं कि अभी तक बुलेटिन में किन बड़ी खबरों पे हमने नजर डाली। और बात की जाए अब तक की तमाम बड़ी खबरों की तो आपके सामने स्क्रीन पर अभी तक में हमने देखा बीकानेर में पाकिस्तान पर गरजे प्रधानमंत्री मोदी। आज उनकी एक बड़ी रैली थी। साफ तौर से दो टूक शब्दों में आप पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाते हुए प्रधानमंत्री ने तमाम तरीके से कटाक्ष किया। इसी तरीके से आतंकवाद पर भी प्रधानमंत्री की दो टूक सुनाई पड़ी और साथ ही साथ हमने देखा किस तरीके से पीएम मोदी ने अमृत स्टेशनों का तोहफा दिया। देश भर में 103 अमृत स्टेशनों की आज से एक तरीके से शुरुआत हुई है। तो इन तमाम बड़ी खबरों से हमने आपको रूबरू कराया और आगे बढ़ते हैं और अगली खबर की ओर रुख करते हैं। दुनिया भर में पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब करने के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल विभिन्न देशों के दौरे पर है। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व वाला प्रतिनिधिमंडल यूएई के दौरे पर है, तो जेडीयू सांसद संजय झा के नेतृत्व वाला डेलीगेशन जापान के दौरे पर है। दोनों ही दलों ने इन देशों के बड़े बड़े नेताओं के साथ मुलाकात की और पाकिस्तान की कारगुजारियों से उनको अवगत कराया है।
जापान और यूएई ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई का समर्थन किया है। पहलगांव आतंकी हमले की घोर निंदा की है। इस बीच डीएमके सांसद कनिमोझी के नेतृत्व वाला प्रतिनिधिमंडल भी, यानी तीसरा प्रतिनिधिमंडल भी आज रूस के लिए रवाना हो गया। तो अभी तक तरीके से देखा जाए 2 देशों के लिए प्रतिनिधिमंडल जा चुके हैं। 2 प्रतिनिधिमंडल, एक जापान पहुंचा है, एक यूएई पहुंचा है और तीसरा प्रतिनिधिमंडल रवाना होकर अब से कुछ देर बाद रशिया पहुंचने वाला है। तो और ये तमाम जो नेता हैं, ये भारत की ओर से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में जो बात है वो रखेंगे प्रमुखता, साथ ही साथ पाकिस्तान को भी बेनकाब करेंगे। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को उजागर करने के लिए बहुदलीय भारतीय शिष्टमंडल अलग अलग देशों की यात्रा पर है। इस सिलसिले में शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व वाला सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल यूएई के अबू धाबी पहुंच गया है, जहां उनकी मुलाकातों का दौर शुरू हो गया है। इस प्रतिनिधिमंडल ने यूएई के सहिष्णुता और सह अस्तित्व मंत्री शेख नाहयान मुबारक अल नाहयान से मुलाकात की, तो यूएई के राष्ट्रीय परिषद के रक्षा, आंतरिक और विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अल राशिद अल नुमानी के साथ बैठक की। दोनों पक्षों ने आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ने की प्रतिबद्धता जताई है। दोनों ने भी कहा कि हम भारत के साथ पूरी ताकत से खड़े हैं। भारत में जिस प्रकार से हमला हुआ है उसकी हम निंदा करते हैं। Our commitment to fight terrorism, and we are in agreement that terrorism is not a threat to a single nation or a single region, but it's a global threat. This is where we believe that we as international community should come together. इस प्रतिनिधि मंडल ने अबू धाबी में राष्ट्रीय मीडिया कार्यालय के महानिदेशक डॉक्टर जमाल मोहम्मद उबैद अल काबी से भी मुलाकात की। यूएई पहुंचे प्रतिनिधि मंडल में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज, आईयूएमएल सांसद मोहम्मद बशीर, भाजपा सांसद अतुल गर्ग, बीजेडी सांसद सस्मित पात्रा, भाजपा सांसद मदन कुमार मिश्रा, भाजपा नेता एसएस अहलुवालिया और पूर्व राजनयिक सुजान चिनॉय शामिल हैं। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में जापान पहुंचे सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने जापान के विदेश मंत्री ताकेशी इवाया से मुलाकात की। इस दौरान आतंकवाद के खिलाफ प्रयासों और ऑपरेशन सिंदूर पर भारत की वैश्विक पहुंच को लेकर भारत का पक्ष रखा गया। जापान के विदेश मंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख का समर्थन किया है। 2 इम्पोर्टेंट बात उन्होंने जो कहा, एक तो कहा कि टेररिज्म के खिलाफ बिल्कुल एक्शन होना चाहिए, ये खत्म होना चाहिए, और दूसरा उन्होंने कहा कि जो इस घटना के बाद जो इंडिया ने उसको अप्रिशिएट किया, जो रिस्ट्रेन शो किया, जिस हिसाब से बिहेव किया और रिस्ट्रेन शो किया, उसको उन्होंने अप्रिशिएट किया है। भारतीय डेलीगेशन ने जापान के पूर्व पीएम योशिहिदे सुगा और राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के अध्यक्ष तकाशी इंडो से भी मुलाकात की, तो जापान के थिंक टैंक से भी मुलाकात की। I think India had a very controlled operation, focusing on the very restricted area. So that's a very good choice. But I'm afraid if another attack, another terrorist attack, it's very hard to keep the control. जापान पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की, तो टोक्यो में भारत के राजदूत सिबी जॉर्ज के साथ बैठक की। हम जानना चाह रहे थे कि पहलगाम मैसाकर को लेकर जापान का क्या रवैया है, उसका दृष्टिकोण क्या है। अगर हम जान लेंगे तो हमारी जो बातचीत होगी जापान के लोगों के साथ या जापान के राजनीतिक लोगों के साथ, तो बहुत ही सुविधा होगी। We had a comprehensive discussion with the ambassador of Indian ambassador, and we have prepared the contours of the discussion that need to take place with stakeholders, including the foreign minister, defense minister, the think tank, the parliament members, the media. So there are a lot of meetings that have been lined up. सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का तीसरा दल गुरुवार को रवाना हुआ। डीएमके सांसद कनिमोझी के नेतृत्व वाला प्रतिनिधिमंडल रूस के लिए रवाना हुआ। यह प्रतिनिधिमंडल स्पेन, ग्रीस, स्लोवानिया और लातविया का दौरा भी करेगा। Our objective is to take the message of India to different countries and to explain what has happened here and to and make the world understand what is the truth behind what has happened. हम दुनिया को ये बताएंगे कि पाकिस्तान और भारत को एक ही तराजू पर तौलना ठीक नहीं है। दुनिया के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसे लेकर आतंकवादियों को पालने और पोसने वाले देश को आइसोलेट करना जरूरी है।
अभी तक 3 डेलीगेशन विदेश दौरे पर जा चुके हैं। 4 और प्रतिनिधिमंडल जल्द ही विदेश दौरे पर रवाना होंगे। मोदी सरकार के इस फैसले के बाद पूरा देश एक सुर में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में खड़ा नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस समय विदेश दौरे पर हैं। नीदरलैंड में उन्होंने विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री से मुलाकात की तो दोनों देशों के आपसी संबंधों को आगे बढ़ाने पर विस्तार से बात हुई है। डॉक्टर जयशंकर ने वहां एक इंटरव्यू में पाकिस्तान को जमकर घेरा और भारत के ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा आतंकवाद पर किए गए प्रहार को पूरी तरीके से ठीक बताया है। विदेश मंत्री ने पाकिस्तान की सरकार और सेना को घेरा है और कहा कि पाकिस्तान की व्यवस्था धर्म आधारित कट्टरपंथी सोच की है, जिसका नुकसान भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हो रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर 3 देशों के दौरे के अंतिम चरण में जर्मनी पहुंच गए हैं। इससे पहले नीदरलैंड्स के दौरे में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तानी आतंकवादी हमले का पर्दाफाश किया है। द हेग में उन्होंने डच विदेश मंत्री कैस्पर वेल्डकैंप और रक्षा मंत्री रूबेन ब्रेकिलमन्स के साथ महत्वपूर्ण बैठकें की, जिनमें द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करने और आतंकवाद जैसे वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। चर्चा में व्यापार, अर्थव्यवस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जल, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति और जनसंपर्क जैसे द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्र शामिल थे। डिजिटल प्रौद्योगिकी, सेमीकंडक्टर, एआई और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे उभरते क्षेत्रों में सहयोग पर भी विचार हुआ। जयशंकर ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस नीति के लिए नीदरलैंड्स के समर्थन और बहुत ध्रुवीय विश्व में यूरोपीय संघ के साथ सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। रक्षा मंत्री रूबेन ब्रेकिलमन्स के साथ चर्चा में जयशंकर ने सुरक्षा दृष्टिकोण और चुनौतियों पर विचारों का आदान प्रदान किया और द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी की संभावनाओं पर चर्चा की। विदेश मंत्री जयशंकर ने 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की नीदरलैंड्स द्वारा कड़ी निंदा की सराहना की। विदेश मंत्री ने नीदरलैंड्स की मीडिया से बातचीत करते हुए पाकिस्तान द्वारा सीमा पार आतंकवाद को निरंतर समर्थन, विशेष रूप से पहलगाम हमले के पीछे पाकिस्तान के हाथ होने की चर्चा की। उन्होंने भारत द्वारा 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकी ढांचे पर सटीक हमलों के संदर्भ में आतंकवाद के खिलाफ भारत की कार्रवाई को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि जिन 9 जगहों पर हमले किए गए वो संयुक्त राष्ट्र की लिस्ट में उल्लेखित हैं। उन्होंने कहा कि निर्णायक दिन 10 मई का था, जब उनके हमले के जवाब में भारत ने उनके 8 एयरबेसों पर हमला किया था। पाकिस्तान कट्टरपंथी, अतिवादी, धार्मिक एजेंडे को आगे बढ़ाता है और सीमा पार आतंकवाद का उपयोग करके हम पर दबाव बनाने की कोशिश करता है। The operation continues because there is a clear message in that operation that if there are acts of the kind we saw on April 22nd, there will be a response. We will hit the terrorists. If the terrorists are in Pakistan, we will hit them where they are. So there is a message in continuing the operation. But continuing the operation is not the same as firing on each other. Right now, there is an agreed cessation of firing and military action. The response targeted these 9 places which were the terrorist centers. They are, as I said, the places are all shown in a UN list. I mean, this is where the terrorists work and live and operate from. On the morning of 10th of May, in response to an attack which they had launched on us earlier that morning, we hit 8 air bases. We basically made those air bases non-functional. That, I think, compelled the Pakistani military to accept that we need to stop firing at each other. They've also pursued a radical, I would say, extremist religious agenda, which using terrorism across the border as a way of trying to pressurize us. विदेश मंत्री ने कोपेनहेगन में भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय डेनमार्क में भारतीय ध्वज को ऊंचा रखते हैं और इस देश में हमारी सकारात्मक छवि को आकार देते हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ अखिलेश सुमन की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत ने एक बार फिर से दोहराया है कि जम्मू कश्मीर पर कोई भी द्विपक्षीय बातचीत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को भारत को सौंपने के लिए ही होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने कहा है कि भारत उन कुख्यात आतंकवादियों को
भारत को सौंपने पर चर्चा करने के लिए तैयार है, जिसकी सूची कुछ साल पहले भारत ने पाकिस्तान को सौंपी थी। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी बात दोहराते हुए उन्होंने कहा कि रणदीप जायसवाल ने कहा कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते, इसलिए सिंधु जल संधि फिलहाल निलंबित ही रहने वाली है। भारत पाकिस्तान का जो भी एंगेजमेंट होगा वो बायलैटरल तरीके, दो पक्षीय तरीके से ही होगा। साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा कि वार्ता और आतंकवाद दोनों साथ में नहीं चल सकता है। जहां तक आतंकवाद का सवाल है, हम ये बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो बातचीत होगी इस पे होगी कि भारत ने जो एक लिस्ट दिया था पाकिस्तान को कुछ साल पहले, उस लिस्ट में कई एक टेररिस्ट थे, उनको कब वो भारत को हवाले कर रहे हैं, इस बात पे बात होगी। जहां तक बायलैटरल डिस्कशन, दो पक्षीय डिस्कशन, बातचीत की बात है, जम्मू कश्मीर के मामले में उस पर सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पर बातचीत होगी, वो है कि जो इल्लीगल तरीके, अवैध तरीके से पाकिस्तान जो भारतीय भूमि को कब्जा कर रखा है, उसको जल्द से जल्द उसको वेकेट करें। जहां तक सिंधु जल संधि का सवाल है, वो अबेंस में रहेगा, स्थगित रहेगा तब तक जब तक पाकिस्तान क्रेडिबल तरीके से, विश्वसनीय तरीके से और इर्रेवोकेबल तरीके से आतंकवाद को खत्म नहीं करता। और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा, उस पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा कि पानी और खून दोनों साथ में नहीं बह सकता। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पाकिस्तान को सूचना देने को लेकर उठ रहे सवालों पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने कहा है कि हम लोगों ने पाकिस्तान को बताया, एक बार जब हमने उनको मारा, मारने के बाद डीजीएमओ के मार्फत पाकिस्तान को बताया कि हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो हमारा राइट टू रिस्पॉन्ड था वो हमने कर दिया है। हम लोगों ने पाकिस्तान को बताया, एक बार जब हमने उनको मारा, मारने के बाद बताया डीजीएमओ के तहत के मार्फत से कि हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत आपके जो हमारा राइट टू रिस्पॉन्ड था वो हमने किया है और उसके बाद हमने बनाया, तो घटना के बाद बताया। छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं, ब्रेक के उस पार वापस आएंगे तो खबर इस बात की कि राष्ट्रपति ने कितने लोगों को दिए हैं आज वीरता पुरस्कार रक्षा अलंकरण समारोह के तहत। क्या है खबर, विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। और अगर आपके आटे को भी मिले तो, गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो है ना। आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट, पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। जब भी नुकसान होते तो ये नहीं कहते कि कई भैंस पानी में। तो क्या कहते मम्मी? कहते हैं अच्छा क्या मोटर इंश्योरेंस लिया, अच्छा किए हेल्थ इंश्योरेंस लिए, अच्छा किए जो फसल का इंश्योरेंस लिए। भैंस तो पानी में जाएगी पर आपकी जमा पूंजी नहीं। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। राष्ट्रपति ने आज साल 2025 के लिए कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र प्रदान किए हैं। आज हुए सम्मान समारोह में 6 कीर्ति चक्र और 33 शौर्य चक्र प्रदान किए गए। इनमें 11 पदक मरणोपरांत प्रदान किए गए। इन पुरस्कारों को उन जवानों को दिया गया जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए असाधारण साहस, वीरता और कर्तव्य निष्ठा का परिचय दिया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित तमाम विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह 2025 के दौरान अदम्य साहस और वीरता का प्रदर्शन करने वाले जवानों को कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र से सम्मानित किया। इस सम्मान समारोह में 6 कीर्ति चक्र जिनमें से 4 मरणोपरांत और 33 शौर्य चक्र जिनमें से 7 मरणोपरांत प्रदान किए गए। इन पुरस्कारों को उन जवानों को दिया गया जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए असाधारण साहस, वीरता और कर्तव्य निष्ठा का परिचय दिया। इस गौरवपूर्ण अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। कीर्ति चक्र से सम्मानित किए जाने वालों में मेजर मल्ला रामा गोपाल नायडू, मेजर मंजीत, राइफलमैन रवि कुमार मरणोपरांत, कर्नल मनप्रीत सिंह मरणोपरांत,
नायक दिलवर खान मरणोपरांत शामिल हैं। कीर्ति चक्र देश की सेवा में असाधारण वीरता, साहसपूर्ण कार्य और कर्तव्य के प्रति सर्वोच्च बलिदान के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार सैनिकों और असैनिकों दोनों को प्रदान किया जाता है। विशेष रूप से शांति काल में दुश्मन के सामने या अन्य खतरनाक परिस्थितियों में असाधारण साहस दिखाने के लिए दिया जाता है। कीर्ति चक्र की शुरुआत शौर्य के कारनामे को सम्मानित करने के लिए 4 जनवरी 1952 को अशोक चक्र श्रेणी 2 के रूप में की गई। 27 जनवरी 1967 को इसका नाम बदलकर कीर्ति चक्र कर दिया गया। शौर्य चक्र साहस, वीरता या कर्तव्य के प्रति समर्पण के लिए दिया जाता है, जो वरीयता में कीर्ति चक्र के बाद आता है, लेकिन फिर भी असाधारण होता है। ये भी सैनिकों और असैनिकों दोनों को दिया जाता है, खासकर शांति काल में साहसपूर्ण कार्यों के लिए। ये तीसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है जो कीर्ति चक्र के बाद आता है। ये भी मरणोपरांत प्रदान किया जाता है। विगत 3 वर्षों में 101 वीरों को कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र से सम्मानित किया जा चुका है। ये समारोह न केवल वीरों के योगदान को सलाम करता है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा देता है। देश को ऐसे वीर सपूतों पर गर्व है जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना मातृभूमि की रक्षा की। उनका बलिदान और साहस सदैव स्मरणीय रहेगा। सुयश शर्मा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद वापस आके आपको दिखाएंगे खबर जल्दी जल्दी में कौन सी है महत्व की आज राष्ट्रीय खबरें। विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। स्वाद और सेहत के लिए कच्ची घानी तेल का बैलेंस मात्रा में इस्तेमाल करें। मैंने तो तय कर लिया, अब आपकी बारी है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, एक फिट और हेल्दी नेशन बनने के लिए हमें ओबेसिटी की समस्या से निपटना ही होगा। एक तरीका मैंने सुझाया था, खाने के तेल में 10% की कमी करना। कम तेल में बड़ी बात, सेहत रहे दिन और रात। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। और अगर आपके आटे को भी मिले तो? गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो है ना। आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट, पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। शादी का किचन मैं के जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। नए वक्फ कानून के अमल पर अंतरिम रोक की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई और कोर्ट ने अपना आदेश फिलहाल सुरक्षित रख लिया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एक तरीके से कानून को दलील दी। उन्होंने कहा कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कानून पर रोक की मांग का एक तरीके से कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि साहब, इस पर रोकने का कोई एक तरीके से मामला बनता नहीं, कानून पर रोक का कोई आधार ही नहीं है। और किसी भी प्रकार के द्वारा दी गई दलील को उन्होंने खारिज करते हुए सीधे तौर पर ये SG ने इस बात को कहा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट 3 दिन से इस मसले पर जेरा सुन रहा है, यह अपने आप में दर्शाता है कि यह कानून असंवैधानिक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट 2022 के आंध्र प्रदेश वर्सेस आंध्र प्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड के फैसले में इस बात को पहले ही कह चुका है कि संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत वक्फ अपने आप में राज्य है। तो ये अपने आप में दलील दी गई है सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से। उन्होंने साफ तौर से कहा कि ऐसे में यह दलील नहीं दी जा सकती कि इसमें किसी एक संप्रदाय के लोग ही शामिल होंगे, यानी कि एक तरीके से संप्रदाय विशेष के लोगों को शामिल होने की बात इसमें नहीं आती। आदिवासी मुस्लिम भी
अपने आप में एक अलग सांस्कृतिक पहचान है, उनकी जमीन वक्फ नहीं की जा सकती है। इस बात की दलील भी एसजी ने दी। उन्होंने कहा जो जमीन वक्फ को दी गई है वो स्थायी तौर पर चली गई, उसे वापस नहीं पाया जा सकता है। तो ये अपने आप में तमाम दलीलें आज रखी गई। जेपीसी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया कि आदिवासी मुस्लिम की अपनी अलग पहचान होती है और उसके तहत एक तरीके से ये बात आगे बढ़ी। उन्होंने कहा हालांकि जस्टिस महीस इस दलील से संतुष्ट नजर नहीं आए। तो ये तमाम अपने प्रकार से तमाम दलीलें एक तरीके से चली थी। अगली खबर के बारे में रुख करते जो कि राहुल गांधी से जुड़ी हुई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज दिल्ली विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां उनका छात्रों ने वहीं के छात्रों ने विरोध किया और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान छात्रों ने राहुल गांधी से पहलगांव मुद्दे पर कई सवाल किए, लेकिन राहुल गांधी छात्रों के सवालों से बचते हुए नजर आए। इस बीच डूसू सचिव को उनके ही कार्यालय में प्रवेश से रोक दिया गया। इतना ही नहीं, राहुल गांधी की मौजूदगी में डूसू कार्यालय पर ताला लगा दिया गया। इस मुद्दे पर प्रॉक्टर ऑफिस के बाहर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और राहुल गांधी से कई सवाल किए, लेकिन वो उन सवालों से बचते हुए नजर आए। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिस प्रकार का उनका रिएक्शन रहा राहुल गांधी का, उससे जुड़े हुए कई सवाल जो दिल्ली विश्वविद्यालय उसके छात्रों ने पूछे, लेकिन राहुल गांधी उन तमाम सवालों से बचते हुए नजर आए। और न्यूज नाइट के अंत में आपको छोड़ जाते हैं कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों के साथ। फटाफट अंदाज में आप देखिए इन खबरों को। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गोवा में लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत वाली 3 परियोजनाओं की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि हमारी नीली अर्थव्यवस्था के विकास में भारतीय तटरक्षक बल की महत्वपूर्ण भूमिका है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दिल्ली के सीएम और गृह मंत्री के बीच लगभग 1.5 घंटे चली बैठक में यमुना की सफाई, बढ़ती गर्मी के प्रकोप को देखते हुए दिल्ली में जल संग्रह और वाटर मैनेजमेंट पर चर्चा हुई। दिल्ली सरकार और एलजी के बीच अधिकारों के विवाद के लंबित मामले में दिल्ली सरकार ने तय किया है कि वो एलजी के अधिकार क्षेत्र के खिलाफ दायर सभी 7 केस वापस लेगी। ये मामले पिछली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किए थे। इन मामलों में विभिन्न कमेटी में एलजी को मिली शक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं के साथ साथ प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण को लेकर केंद्र के कानून को चुनौती देने वाली याचिका भी शामिल है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अजमेर शरीफ दरगाह के सीएजी ऑडिट के आदेश पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी। दरअसल दरगाह की ओर से याचिका में कहा गया था कि ऐसा फैसला लेते वक्त सीएजी एक्ट की धारा 20 के तहत जरूरी शर्तें पूरी नहीं की गयी। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। हिसार जिला न्यायालय ने ज्योति की पुलिस रिमांड 4 दिन बढ़ा दी है। इससे पहले ज्योति को 5 दिन की रिमांड पर भेजा गया था। तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की जांच और छापेमारी पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। राज्य सरकार की ओर से कोर्ट में कहा गया था कि खुद राज्य सरकार ने अनियमितताओं के आरोपों में TASMAC कर्मचारियों के खिलाफ 41 FIR दर्ज कर रखी हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने विश्व पर्यावरण दिवस 2025 से पहले आज एक राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन अभियान की शुरुआत की। ये एक राष्ट्र एक मिशन प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करें अभियान पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मासिक बुलेटिन के मुताबिक देश में महंगाई में काफी राहत देखी गई है और ये 2025-26 में तय लक्ष्य के आसपास टिक सकती है। अप्रैल में आई IMF की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया है कि भारत 2025 में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा और इस साल जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है।